फैज़ हमीद इतने ताकतवर हो चुके थे कि आखिरी दिनों में तो जनरल बाजवा भी उनसे खौफ खाने लगे थे। जनरल फैज़ हमीद सिर्फ 3 से 4 साल पहले तक पाकिस्तान की ताकतवर तरीन शख्सियात में से एक थे। एक इशारा करते थे तो सियासतदान जेल में चला जाता था, एक इशारा करते थे तो किसी भी टीवी एंकर पर पाबंदी लग जाती थी, एक इशारा करते थे तो टीवी चैनल्स की हेडलाइंस तब्दील हो जाती थी, चलते प्रोग्राम बंद हो जाते थे। लेकिन आज देखें वो खुद भी गिरफ्तार हो चुके हैं और जो लोग उनसे राब्ते में थे वो भी हिरासत में हैं और उनसे भी तहकीकात हो रही हैं। तो इसमें सबक ये है कि जिन लोगों के पास ताकत और इख्तियार होता है उन्हें अपनी ताकत और इख्तियार को सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए, लोगों के साथ ज़्यादती नहीं करनी चाहिए। अल्लाह की ज़ात ऐसे हालात पैदा कर देती है कि आप दूसरों के लिए खुद जो गड़ा खोदते हैं उसमें गिर जाते हैं। जनरल फैज़ जब ISI के DGC और फिर DG ISI थे तो उन्होंने सिर्फ एक जमात में अपनी जड़ें मजबूत नहीं की बल्कि 3-4 जमातों में अपनी जड़ें मजबूत की। उनके वो ताल्लुकात उनके रिटायरमेंट के बाद भी बहुत काम आए और मौजूदा हुकूमत के दौर में भी जब इनके ख़िलाफ़ 1-2 केसेस शुरू हुए तो उन्होंने बंद करवा दिए क्योंकि उनके मौजूदा हुकूमत में भी ताल्लुकात थे। लेकिन उनके ख़िलाफ़ जो अब तहकीकात शुरू हुई हैं तो इसमें फ़िलहाल तो कुछ फ़ौजी अफसरान का नाम आ रहा है, ताहम मुझे लगता है कि इसमें कुछ सियासी शख्सियात भी तहकीकात की जद में आएंगी और मामला अदलिया की कुछ रिटायर्ड और कुछ हाजिर सर्विस शख्सियात की तरफ भी जाएगा। इसकी वजह यह है कि जब जनरल फैज़ हमीद के पास ताकत और इख्तियार था तो उन्होंने हाई कोर्ट्स में जजेस को तैनात करवाने और उनको प्रमोट करवाने में बहुत अहम किरदार अदा किया और रिटायरमेंट के बाद भी उनका अदलिया की कुछ शख्सियात के साथ राब्ता था। हो सकता है कि रिटायर्ड शख्सियात से भी पूछा जाए कि जब फैज़ साहब के मैसेंजर आपके पास आते थे तो क्या बात होती थी। जब इमरान खान के दौरे हुकूमत में मुझ पर पाबंदी थी तो मैंने वाशिंगटन पोस्ट में एक कॉलम लिखा था जिसमें मैंने ये दावा किया था कि इमरान खान और उस वक्त के DG ISI जनरल फैज़ हमीद पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम ख़त्म करके सदारती निज़ाम लाना चाहते हैं। ये कबल अज़ वक्त इंतखाबात करवाना चाहते हैं और फैज़ साहब खुद आर्मी चीफ बनकर नवंबर या दिसंबर 2022 में इलेक्शन करवाना चाहते थे और इस इलेक्शन में ये तहरीक इंसाफ को 2/3 अक्सरियत दिलवाना चाहते थे और उनकी कोशिश थी कि तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक अलायंस बन जाए जिसमें उनको कामयाबी नहीं हो रही थी। उनका कहना था कि जनरल फैज़ सिर्फ आर्मी चीफ नहीं बनना चाह रहे थे बल्कि उन्होंने इमरान खान को अपनी CD बनाया हुआ था और वो पाकिस्तान में 1973 के आइन को मुकम्मल तौर पर दरियाबुर्द करके सदारती निज़ाम लाना चाहते थे। दावे के साथ कह सकता हूँ कि जनरल फैज़ हमीद ने मीडिया के कुछ लोगों से कहा, मैं 30 साल तक कहीं नहीं जा रहा, इसलिए आप मेरे साथ खड़े हों वरना आपको बहुत नुकसान होगा। उन्होंने 30 साल तक मुल्क पर कब्जे का मंसूबा बनाया हुआ था और वो इस काम के लिए इमरान खान को इस्तेमाल कर रहे थे। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद पीपल्स पार्टी वालों को ये कहते थे कि इमरान खान को मैं 5-10 साल बाद फारिग कर दूंगा, फिर आपकी बारी है। पीपल्स पार्टी वालों ने तो घाट घाट का पानी पी रखा था। जब पीपल्स पार्टी उनसे एंगेज हुई तो उनको शक पड़ा कि ये बंदा चाहता क्या है। जब पीपल्स पार्टी वालों ने मज़ीद मालूमात ली तो जनरल फैज़ उन्हें कहते थे कि मैं इमरान खान से भी बड़ा तंग हूँ, शरीफ बरादरान से भी तंग हूँ। मैंने शरीफ बरादरान को कितनी सहूलत दी और इन्हें पाकिस्तान से बाहर भिजवाया, लेकिन फिर भी बाहर जाकर मेरा नाम लेते हैं। इमरान खान मेरी मजबूरी है, मैं बिलावल को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनवा दूंगा, लेकिन आप आसिफ जरदारी को किसी तरह पाकिस्तान से बाहर भेज दें। पीपल्स पार्टी वाले कहते थे कि आसिफ जरदारी को कैसे भेज दें, तो जनरल फैज़ कहते थे जिस तरह नवाज शरीफ को भेजा है। उनके बड़े बड़े मंसूबे थे, वो हर किसी को इस्तेमाल करना चाहते थे। ख्वाजा आसिफ सही कहते हैं कि फैज़ हमीद इतने ताकतवर हो चुके थे कि आखिरी दिनों में तो जनरल बाजवा भी उनसे खौफ खाने लगे थे। मैं जानता हूं कि तहरीक इंसाफ के बहुत से लोग हैं जिनके फैज़ हमीद के साथ ताल्लुकात थे और वो रहनुमाओं के ज़रिए कोशिश करते थे कि PTI जनरल फैज़ की मर्ज़ी से चले। वो सियासतदान सोचते थे कि जनरल फैज़ हमें जो हदायत दे रहा है इसका तो हमें नुकसान ही नुकसान है। जनरल फैज़ उन रहनुमाओं को ऐसे असाइनमेंट देते कि फ़लाँ हाजिर सर्विस जनरल का नाम लो, फ़लाँ के ख़िलाफ़ ये बात करो। जो PTI रहनुमा उनकी हदायत पर अमल नहीं करते थे तो फैज़ हमीद PTI के रहनुमाओं के ज़रिए ही उन रहनुमाओं के ख़िलाफ़ इमरान खान के जहन में जहर घोलते थे। तहरीक इंसाफ के 5 से 6 रहनुमा फैज़ हमीद से बहुत तंग थे क्योंकि फैज़ हमीद उनसे कहते थे कि आपने फ़लाँ डिवीज़न में पार्टी ओहदा उसे क्यों दिया है, उसको क्यों नहीं दिया। जनूबी पंजाब के एक रहनुमा जनरल फैज़ हमीद का पैगाम लेकर जाते थे कि जनरल साहब ने कहा है कि आपने फ़लाँ बंदे को जो ओहदा दिया है उससे लेकर उसको दे दो। जो PTI रहनुमा उनसे तंग थे वो कहते थे कि पार्टी इमरान खान की है तो फैज़ हमीद कौन होता है हुक्म चलाने वाला। तो यहीं से तो उनकी लड़ाई शुरू हुई थी।
جب خبریں نکلیں اور پھیلیں تو پتہ چلا کہ فیض حمید نہ صرف پی ٹی آئی سے رابطے میں تھے بلکہ وہ موجودہ حکومت کے کچھ وزراء، ایک مذہبی جماعت کے لوگوں، پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کے کچھ وزراء، میڈیا کے لوگوں اور کچھ بڑے بزنس مینوں سے بھی رابطے میں تھے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے لوگوں کے رابطے میں بھی تھے جن کو اب حراست میں لیا گیا ہے۔ ISI پاکستان کی ایک ایسی خفیہ ایجنسی ہے جس کے سربراہ کا باس وزیر اعظم ہوتا ہے۔ وزیر اعظم اپنی مرضی کے کسی بھی شخص کو اس عہدے پر فائز کر سکتا ہے، مگر یہ اور بات ہے کہ زیادہ تر اس عہدے پر فوج کا حاضر سربراہ سینئر افسر ہی تعینات کیا جاتا ہے جو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر فائز ہوتا ہے۔ پاکستان کی حالیہ تاریخ میں ISI کے متعدد سربراہان کو دوران ملازمت یا پھر ملازمت کے بعد تحقیقات کا سامنا رہا۔ بے نظیر بھٹو جب پہلی بار وزیر اعظم بنی تو انہوں نے آرمی چیف سے بات کر کے حمید گل کو اس عہدے سے ہٹا کر ان کی کور کمانڈر ملتان کے طور پر تعیناتی کرا دی۔ اس کے بعد پہلی بار جب ایک ریٹائرڈ جنرل شمس الرحمان کو لوکو ایجنسی کا سربراہ تعینات کیا گیا تو اس وقت کے آرمی چیف جنرل مرزا اسلم بیگ نے MI یعنی ملٹری انٹیلیجنس پر انحصار بڑھا دیا اور یوں ISI بھی وزیر اعظم کو زیادہ اور بروقت معلومات دینے سے قاصر رہی۔ فوج میں اب یہ روایت مضبوط ہو گئی ہے کہ اس عہدے پر وہی تعینات ہوگا جو حاضر سروس ہو۔ یوں ISI کا عملاً کنٹرول وزیر اعظم کے دفتر کے بجائے فوج کے پاس ہی رہتا ہے۔ بے نظیر کے والد ذوالفقار علی بھٹو نے ISI کے اندر سیاسی سیل قائم کیا جس سے اس ادارے کی سیاسی امور میں مداخلت بڑھی، اور پھر جب بے نظیر وزیر اعظم بنی تو ISI کے اندر یہ سیل ان کے لیے چیلنج کے طور پر سامنے آیا۔ فوجی عامر ضیاء الحق کی موت کے بعد پنجاب میں بے نظیر بھٹو کو ہرانے کے لیے DG ISI حمید گل نے اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان اور آرمی چیف جنرل مرزا اسلم بیگ کے ساتھ مل کر اپوزیشن جماعتوں کا ایک اتحاد IJI کے نام سے قائم کیا۔ جب اسد درانی DG ISI بنے تو پھر ان کے ذریعے اس اتحاد میں شامل جماعتوں میں پیسے تقسیم کروائے گئے جس کا حلف نامہ اسد درانی نے سپریم کورٹ میں دیا تھا۔ اسد درانی نے بعد میں عدالت کو یہ بتایا کہ انہوں نے جو بھی کیا وہ اپنے باس یعنی اس وقت کے آرمی چیف جنرل اسلم بیگ کے کہنے پر کیا تھا۔ تاہم اسد درانی کو اس وقت GHQ کے چکر لگانا پڑے اور سخت تعذیبی کارروائی کا سامنا کرنا پڑا جب انہوں نے انڈیا کی خفیہ ایجنسی را کے سابق چیف کے ساتھ مل کر ایک کتاب لکھی۔ وزارت دفاع نے ان پر ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہونے جیسے الزامات عائد کیے جن کی اسد درانی نے تردید کی۔ اسد درانی کے مطابق سیاسی معاملات میں فوج کی مداخلت ایک حقیقت اور ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ اسد درانی نے اپنی کتاب پاکستان اڈرفٹ میں لکھا ہے کہ سویلین حکمران بھی فوج کے مزاج سے واقفیت نہیں رکھتے اور وہ اپنا بندہ تلاش کرنے کی غلطی کر بیٹھتے ہیں، جبکہ فوج کا بندہ فوج کی قیادت کو ہی جواب دہ ہوتا ہے۔